बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहज़ादा मोइन हाजिर है। और T20 टूर्नामेंट ICC वर्ल्ड कप है, अख्ताम पजीर हुआ और टाइटल है इंडिया के नाम रहा। इंडिया ने फतह तो हासिल कर ली 7 रन से जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़, लेकिन इस मैच में क्या कुछ होता रहा है आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और साथ साथ क्योंकि इंडिया ने इस टूर्नामेंट में फतह हासिल की है, फतह हासिल करने के बाद हमने देखा कि इस टीम के अंदर जो है 3 खिलाड़ियों ने जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया T20 क्रिकेट से। कप्तान रोहित शर्मा जो है T20 क्रिकेट में से रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। फिर जो विराट कोहली है, जिन्होंने फाइनल का मैन ऑफ द मैच करार दिया गया, और बिल आखिर उन्होंने फाइनल में एक ऐसी इनिंग खेली जहां फतह जो है नाम कर दी इंडिया की टीम को। और वो एक ऐसी इनिंग थी कि जाते जाते T20 क्रिकेट की आखिरी इनिंग जो है कोहली ने बड़ी ज़बरदस्त खेल दी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तीसरे वो खिलाड़ी हैं जडेजा, जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया T20 से। तो 3 बेहतरीन प्लेयर्स जो है T20 क्रिकेट से जो है इंडिया के रिटायर हो चुके हैं। और अब आया उनका स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि वो जो T20 के फॉर्मेट की जो क्रिकेट है खेली जा रही है दुनिया भर के अंदर, वो प्लेयर्स उनके पास, इंडिया के पास मौजूद हैं या अभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये तो आने वाला वक्त ही या आने वाला सीरीज़ ही इंडिया का बता पाएगा T20 में कि उनकी टीम कितनी मजबूत दिखाई देगी, जहां पर 3 बेहतरीन प्लेयर से वो आउट हो जाते हैं, 3 बेहतरीन प्लेयर उनके रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ रही कि 17 साल के बाद जो है इंडिया की टीम ने T20 वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल की और एक अच्छा साइन करार दिया जा सकता है। जिसके लिए रोहित शर्मा से जब पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि हम 3-4 साल से मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि वर्ल्ड कप की फतह हासिल करें, लेकिन नसीब उनको नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस दफ़ा वो बहुत बेहतरीन टीम और बहुत बेहतरीन जैल के साथ इस टूर्नामेंट में खेलते दिखाई दिए और हकदार ठहरे इस वर्ल्ड कप में फतह हासिल की और इंडिया के लिए जो है टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। तो 3 प्लेयर्स के हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर और दीगर इश्यूज़ पे भी बात करेंगे। फिर पाकिस्तान की विमेंस टीम के हवाले से भी बात करेंगे, जो एशियन विमेंस है T20 कप के लिए जो है पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है, उस हवाले से भी अपने शो के अंदर बात करेंगे। दीगर और खेलों के हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा इशू है कि 3 प्लेयर्स और फिर इंडिया के फाइनल में क्या रद्द अमल नजर आया और किस तरह बहुत कुछ होता रहा ग्राउंड्स के अंदर, बहुत सी चीज़ ऐसी होती दिखाई दी जिस पे आज बात करने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है अपने शो के अंदर। तो हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब। तो इसी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। जावेद साहब, फतह इंडिया के नाम रही है और 17 साल के बाद टाइटल उन्होंने जीता है। टाइटल की खुशी एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 3 प्लेयर्स ने जो है बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया T20 क्रिकेट से इंडिया के। क्या उनका स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि 3 बड़े बैटर्स, छोटे नहीं, 3 बड़े बैटर्स और एक बेहतरीन 2 बैटर्स और एक बेहतरीन ऑलराउंडर जडेजा जो है रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं? क्या स्ट्रक्चर उनका इतना मजबूत है कि प्लेयर्स उनके मजीद इतने डग आउट पे बैठे हैं कि उनका खला को पूरा कर देंगे? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। सबसे पहले तो जैसे आपने इंटरव्यू में कहा इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है और इंडिया ने ना सिर्फ वर्ल्ड कप जीता बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है जो नहीं लग रहा कि आइंदा आने वाली चंद दहाइयों या सदियों में टूट सकता है, क्योंकि आपने दुनिया की बेहतरीन टीमों से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था और अनबीटन जो है वर्ल्ड कप आपने जाकर जीता है। पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं आ रहा। सबसे पहले तो इंडिया को मुबारकबाद, ठीक है वो वर्ल्ड कप जीत गया, लेकिन जिस तरीके से उनके 2 प्लेयर्स हैं, शर्मा है, विराट कोहली है और फिर अजय जडेजा भी है, ऑलराउंडर है, मुस्तनद बैट्समैन भी है। देखिए इंडिया को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बड़े नाम है रोहित शर्मा, विराट कोहली, बड़े नाम हैं, लेकिन उनकी बेंच स्ट्रेंथ और उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है कि उन्होंने प्लेयर तो बिल्कुल तैयार किए हुए हैं। सिर्फ अब ये जगह खाली होगी और वो जगह फ़ौरन फिल हो जाएगी। इंडिया का असल में जो है वो अपने ग्रास रूट लेवल से जो प्लेयर आते हैं, अंडर 19 से जो प्लेयर आते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है और उनकी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। उन प्लेयर्स को पाकिस्तान की तरह जाने नहीं देता जिस तरह पाकिस्तान में अंडर 19 की जो टीम है उनके प्लेयर चंद महीनों के बाद पता ही नहीं चलता कहाँ गए। उनमें हमारा कप्तान साद बेग भी शामिल है। और दूसरी बात, इस मैच में इंडिया ने जो मैच जीता है,
ठीक है, इंडिया ने मैच जीत लिया। लग ऐसे ही रहा था कि वर्ल्ड कप में शुरू दिन से ही एक ऐसा स्टेज सजाया गया है कि मकसद इंडिया के लिए जो है ये एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, उस हिसाब से ही मैच आगे बढ़ते गए। और इंडिया का प्राइम टाइम जो इंडिया के मकसद जो नाजरीन ने करोड़ों अरबों खरबों की आबादी आपको पता है, उनको बिल्कुल रात को मैच देखना अच्छा लगता है। और वेस्ट इंडीज़ में ग्राउंड खाली थे, दिन को मैचेस और थे। वेस्ट इंडीज़ ने बिल्कुल क्राउड ने जो है ग्राउंड का रुख तो किया ही नहीं है, आधे ग्राउंड भी नहीं भर सके। सिर्फ वो आपको बताया जो साजो सामान लेकर आते हैं वहाँ इंजॉय करने के लिए, या उनको भी जो है को कंपनियाँ हायर करती हैं, वही नज़र आया, क्राउड तो नज़र ही नहीं आया। ठीक है, इंडिया ने ये मैच जीत लिया, लेकिन कुछ ऐसियाँ इस पूरे वर्ल्ड कप में, एक तो ये पूरा वर्ल्ड कप जो है बिल्कुल बुझा बुझा सा बदमज़ा सा वर्ल्ड कप था। वो ठीक है इंडिया ने जीत लिया, हम उसमें नहीं कह रहे इंडिया की दुश्मनी में कि जी इंडिया जीत गया तो हम ये बातें कर रहे हैं। अब ना सिर्फ हम बल्कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के मीडिया पर्सन और साबिक प्लेयर वो भी खुलकर बोलने लग पड़े हैं कि ये आपने सिर्फ अपने लाडले के लिए जो स्क्रिप्ट लिखा था उसी पे अमल हुआ है। आप अगर वो कैच ही की बात देख लें, जो कैच किया था सूर्या कुमार ने, अभी आप देखें, आप सोशल मीडिया पे देखें, रिप्ले में देखें, अरे जब स्लिप में अगर कैच होते हैं या पॉइंट पे जो कैचेस होते हैं उनको आप जब चेक करते हैं तो आप बिल्कुल जूम करके दिखाते हैं। आपने सिर्फ बात एक की ही है, दफा वो जावेद उसकी साहब, स्लो मोशन दिखाया। यहाँ पर अगर हम देखें तो उस वक्त जो ग्राउंड्स में 32 कैमरे लगे हुए थे, कैमरेज 32 लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ एक कैमरे से वो कैच को मॉनिटर किया गया, बाकी 31 कैमरे की कोई फुटेज ही वहाँ पर शो नहीं की गई इस कैच के हवाले से, और सिर्फ एक एंगल दिखाया गया है। इस पे भी काफ़ी इश्यूज बनते दिखाई दे रहे हैं। और इसी पे जावेद साहब से भी बात करें। जावेद साहब, अगर दीगर हम देखें तो हर एंगल से उसको बाकायदा तौर पर कैच को दिखाया जाता है, लेकिन हमने देखा कि सिर्फ एक कैमरे से वो कैच को मॉनिटर करके दिखाया गया, बकिया 31 कैमरे की मदद नहीं ली गई। कम से कम 6 से 7 कैमरे की मदद ज़रूर ली जाती है एक कैच को फॉलो करने के लिए, लेकिन वहाँ सिर्फ एक कैमरे से मदद ली गई। मोइन भाई देखें, यही तो सवालिया निशान है। एक रन आउट या एक स्टंप होता है तो 6 से 7 मुख्तलिफ एंगल से जो है उसके रिप्ले दिखाए जाते हैं। अगर कोई स्लिप में कैच लिया जाता है और जो नीचे लग रहा होता है उसकी फिंगर्स नहीं आती तो आप जूम करके दिखाते हैं कि बॉल नीचे लगी है या प्लेयर ने डायरेक्ट नीचे से उसकी फिंगर्स आ गई हैं। लेकिन आप देखें 31 कैमरों की अभी आपने बात की है, उन्होंने सिर्फ एक ही कैमरे से सिर्फ एक ही दफ़ा स्लो मोशन दिखाया है। उसके बाद उन्होंने जहमत ही नहीं गवारा की दिखाने की और ना ही जूम करके दिखाया। अब देखें सोशल मीडिया पे वो सारी वही क्लिप्स चल रही हैं, बाकायदा जो सूर्या कुमार यादव का पैर जो है वो जो बाउंड्री लगी है उनके साथ टच हो रहा है, नज़र आ रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें बात वहीं आती, ये लाडले के लिए कोई ऐसी चीज़ें जो है ना ये अहमियत नहीं रखती। वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया है, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है आईसीसी के पास, और अब जो है और ज़्यादा जो है एड्स है, ब्रॉडकास्टिंग जो है उनके और महंगे हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें प्री प्लान नज़र आ रही थी, लेकिन हम उनकी परखाश में नहीं कह रहे। हम अभी भी इंडिया को मुबारकबाद देते, ठीक है वो अच्छा कह रहे जीत गए, लेकिन जो ग्राउंड में रिक्वायरमेंट है, जो अंपायरिंग है, आप देखें अंपायरिंग किस मयार की, इस पूरे टूर्नामेंट में किस मयार की अंपायरिंग हुई, कहीं नजर ही नहीं आ रहे। कोई अंपायरिंग करते हुए नजर ही नहीं आ रहे। अब ज्यादातर मलबा उन्होंने डाल दिया थर्ड अंपायर पे, और सामने नजर आ रहा है इतना बड़ा रन आउट भी नजर आ रहा होगा तो वो अंपायर जो फील्ड अंपायर है वो आउट दिन नहीं देगा, वो थर्ड अंपायर पे डाल देता है। तो इसका मतलब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए जैसे 9 बॉल जो है वो अंपायर ना भी दे तो वो जो थर्ड अंपायर है वो बैठा हुआ टेक्नोलॉजी की मदद से देख लेता है और सारन बच जाता है कि 9 बॉल थी है। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अंपायर को हटा दे, बस इसी टेक्नोलॉजी पे चले जाएं, मैच होने दे जैसे हो रहा है। टेक्नोलॉजी भी तो गलती कर दे रही है ना जावेद साहब बहुत सी जगहों पे। मोइन भाई देखे, टेक्नोलॉजी गलती नहीं करती, उससे गलती करवाई जाती है। इंसान ही चला रहा है ना, कंप्यूटर भी तो इंसान चला रहा है ना। ये जो रिप्ले दिखाए जा रहे हैं वो भी वहाँ स्टाफ बैठा हुआ है वैन में, वो भी वैन में जो स्टाफ बैठा है वही मुख्तलिफ जावियों से वही सारी चीजें दिखा रहे हैं। वो जिस तरीके से चाहें, जिस एंगल से चाहें, आजकल इतना कंप्यूटराइज हो गया है, वो उसी एंगल से दिखा सकते हैं, बल्कि बना के भी दिखा सकते हैं। तो ये इन पे ना जाए जी, वो जो ये है यहाँ भी गलतियां हो रही है, कोई गलतियां नहीं हो रही। गलतियां आपने करनी है तो आपको गलतियां भी उससे निकल आएंगी। आपने स्टैंप अगर नहीं करवाना, वो इस एंगल से दिखाएगा कि स्टैंप
हो ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें, जैसे भी बाउंड्री को पाँव उसका टच हो रहा था लेकिन वो 6 था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आउट है। तो ये सारी चीजें जो है वो नजर आ रही ग्राउंड में, ग्राउंड के अंदर नज़र आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो, क्योंकि मैंने पहला इंट्रो में यही कहा कि 3 प्लेयर्स का खिला किस तरह पूरा होगा, क्या स्ट्रक्चर इतना मजबूत है इंडिया का अंडर 19 सतह पर या ए लेवल की सतह पर इंडिया की टीम का, कि वो इन 3 बड़े बैटर्स के खिले को पूरा कर सकते हैं। मोहन भाई मैंने आपसे अर्ज किया ना कि इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है, उनका ग्रास रूट लेवल और डोमेस्टिक क्रिकेट इतना मजबूत है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप वहां तक जा भी नहीं सकते। और मैंने आपको बताया कि वो अंडर 19 की टीम है, अंडर 23 की टीम है। उन प्लेयर्स को जो है वो उसी टाइम से उन पे निगाह रखना शुरू कर देते हैं और उन पे वो मेहनत करते हैं, उनको और ज्यादा निखारा जाता है। मैं ये समझ रहा हूं कि इंडिया, आप चाह रहे ना कि उनकी जगह फिल करना, उनकी जगह फिल करने के बाद भी इंडिया एक और टीम भी बना सकता है। उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मजबूत है, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट इतना मजबूत है, उनकी रणजी ट्रॉफी में से जो प्लेयर आते हैं इतने मजबूत है कि मैं नहीं समझता कि इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा। चले, इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा, जहां पर अगर कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, जिस टीम का कोच भी जो है टीम के साथ अलहदा हो जाए, लेकिन जिस कोच ने अलहदगी अख्तियार कर ली है इस मैच के बाद, राहुल द्रविड़, लेकिन उसे जब ओहदा दिया गया पाकिस्तान इंडियन टीम की कोचिंग का, तो उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अंडर 19 की सतह पर कोचिंग करना चाहता हूं, मैं इस टीम के अहल के काबिल नहीं हूं। जब उन्होंने अंडर 19 सतह पर जो है वहां पर कोचिंग शुरू की राहुल द्रविड़ ने, तो वहां पर अंडर 19 खिलाड़ियों को भी बड़ा खौफ हासिल हुआ और फिर वो अंडर 19 प्लेयर्स इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म करते रहे, फिर इंडिया के लिए वो टाइटल जीतते रहे। फिर राहुल द्रविड़ ने जो है उस वक्त एक्सेप्ट किया कि मैं मेन टीम की भी कोचिंग करना चाहता हूं। जब मेन टीम के लिए उन्होंने कोचिंग की और उसी की कोचिंग की बदौलत है 17 साल के बाद जो है यहां पर इंडिया की टीम फतह हासिल करने में कामयाब हो जाती है वर्ल्ड कप T20 का, ICC 2024 का। तो राहुल द्रविड़ के हवाले से क्या कहेंगे? एक ऐसा कोच है, एक ऐसा प्लेयर जिसने माजी में भारत के लिए बड़े कारनामे अंजाम दिए। जब उन्हें ऑफर हुई थी फर्स्ट टाइम कि आप मेन टीम की जो है कोचिंग करें, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने खुद जो है बाकायदा तौर पर जो है अंडर 19 सतह पर कोचिंग करने की जो है अहलियत मांगी और उसके बाद उन्होंने अंडर 19 टीम की खिलाड़ियों को कोचिंग की, वहाँ उन्होंने टाइटल जितवाया। फिर मेन टीम पे के लिए उन्होंने हामी भरी और जब मेन टीम के लिए हामी भरी तो 17 साल के बाद उन्होंने टाइटल यहाँ पर भी जितवा दिया इंडिया को। देखें मोइन भाई, ये होता है मैन फ़र्क सीनियर्स और जूनियर्स का। एक इंडिया के सीनियर्स हैं, वो कितने अपनी टीम के लिए फिक्रमंद है। राहुल द्रविड़ जैसा बड़ा, जिसे आनी दीवार कहा जाता था इंडिया की बैटिंग लाइन का, उस जैसा बंदा जो है मैन टीम को छोड़ के वो देखिए वो ग्रास रूट लेवल की तरफ जा रहा है। वो चाह रहा है कि मैं अंडर 19 के जो प्लेयर है वो भी मजबूत करके निकालूं जो कल को मेरी नेशनल टीम में जाएंगे। राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा किरदार है इस वर्ल्ड कप में जीतने, 17 साल बाद वर्ल्ड कप जीता है। देखें, जब राहुल द्रविड़ को कहा गया था कि आप अंडर 19 ठीक करें, लेकिन इंडिया ने फॉरेनर कोचेस से भी राब्ता किया। तमाम फॉरेनर कोचेस ने जो इंडिया की कोचिंग से इनकार कर दिया था। उसके बाद जो है बोर्ड ने जबरदस्ती, मैं समझ रहा हूं जबरदस्ती राहुल द्रविड़ से रिक्वेस्ट करके उन्हें कहा था कि वर्ल्ड कप तक जो है आप कोचिंग करें टीम की, आगे वर्ल्ड कप आ रहा, क्योंकि अभी हमें कोई भी बैनुल-अक़वामी कोच मुयस्सर नहीं है और ना ही कोई कोच आने के लिए तैयार था इंडिया में। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो 17 साल बाद जीता है, यकीनन राहुल द्रविड़ की बहुत मेहनत है इसमें। प्लेयर्स के साथ बिल्कुल वो जेल होकर एक एक प्लेयर के साथ बैठ के उन्होंने मीटिंग करके और मशवरे करके बॉलर्स को, बैटर को जिस तरीके से उन्होंने खिलाया है वो नजर आ रहा था। और कप्तान रोहित शर्मा ने जो राहुल द्रविड़ के साथ कॉम्बिनेशन उनका बना था, तो उसका रिजल्ट ये है कि 17 साल के बाद आज इंडिया की टीम जो है वर्ल्ड चैंपियन बनी है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए। इसी तरीके से मैं चाहूंगा हमारे जो सीनियर्स प्लेयर हैं उनको भी इसी तरीके से अपने मुल्क के साथ इसी तरह मुखलिस होना चाहिए और हमारे जो नया टैलेंट आ रहा है उनको जो है अपनी जो है वो भरपूर सपोर्ट फराहम करें कि कल को ये लड़के भी स्टार बनकर आए। और हमें भी, जब तक हम ग्रास रूट लेवल से लड़के नहीं लाएंगे जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो हमारा बेंच स्ट्रेंथ कभी मजबूत नहीं हो सकता। देखिए, अभी वो कहते हैं ना नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा है, हमारे बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है
ये चैंपियन ट्रॉफी का, अब उसमें साल नहीं महीने रह गए हैं। अभी तक आपने टीम की तरफ तो मुझे लगता है कोई तवज्जो भी नहीं दी। सर्जरी वाला जो तो कालम था वो भी तकरीबन खत्म हो गया। अब मैं तो ये देख रहा हूं भाई, जिस तरीके से आप कज़ाफी स्टेडियम लाहौर नजर आ रहा है, उसमें दिन रात 24 घंटे काम हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है उसे, यानी कि और भी अच्छा बनाया जा रहा है, और जो शायकीन उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। जिस तरीके से वहां तोड़ फोड़ और शायकीन की तादाद आप बढ़ा रहे हैं, मैं ये चाहूंगा इसी तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भी इसी तरीके से आप मेहनत करें, जितनी मेहनत जो है आप इन दो स्टेडियम में कज़ाफी और कराची में करने जा रहे हैं, ये मेहनत जो है हमारी कौमी टीम के लिए करें, उसको मजबूत बनाए। देखिए स्टेडियम तो बन जाएगा, एक फ्रेम टाइम है उसमें बन जाएगा। अगर आप अपनी टीम पर अभी से तवज्जो नहीं देंगे तो आप चैंपियन ट्रॉफी में इस टीम से क्या रिजल्ट लेंगे? खुदा न खास्ता यही परफॉर्मेंस अगर चैंपियन ट्रॉफी में हमारी टीम देती है तो क्या आप खाली स्टेडियम में मैच कराएंगे? स्टेडियम तो आप बड़े कर लेंगे। अगर पाकिस्तान कट जाता है खुदा न खास्ता तो आपके शायकीन तो आधे से ज्यादा तो स्टेडियम का रुख करना छोड़ देंगे। तो यही मैं चाह रहा हूं कि हमारे भी जो सीनियर्स हैं उनको चाहिए ग्रास रूट लेवल से जो हमारे प्लेयर आ रहे हैं, डोमेस्टिक से जो आ रहे हैं, उनके साथ मेहनत करें और उन्हें आगे लाएं। चलें, डोमेस्टिक की बात हो रही है, आप अपनी टीम के पाकिस्तान टीम के हवाले से भी बात कर रहे हैं। हम यकीनन पाकिस्तान के हवाले से भी काफ़ी बातें करेंगे अपने शो के अंदर, लेकिन इस वक्त फाइनल मैच के हवाले से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जावेद साहब, ये तो डिस्कशन हो गई थोड़ी सी मैनेजमेंट के हवाले से। फाइनल मैच को आपने किस नज़र से देखा और क्या समझते हैं कि एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब हो गई थी इंडिया की टीम, क्योंकि वर्ल्ड कप में इससे बड़ा टाइटल फाइनल में नहीं हुआ था? और यह फिर कोहली की बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे, जहां पर प्रेशर ने कोहली ने रन किया? देखिए मैन भाई, बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छा जो है ना इस पे राय दी है। देख फाइनल बहुत अच्छा था, इंडिया ने जो रन्स लगाने थे वो लग गए, बल्कि मेरे हिसाब से तो 20-25 रन ज़्यादा लग गए जिस तरीके से हम साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को रेटिंग कर रहे थे। लेकिन वही जैसे आप कह रहे थे, आपने उस दिन कहा था फाइनल वाले दिन कि कोहली जो है बड़े मैच का प्लेयर है और वो बड़े मैच में उसने रन्स कर दिए, मैन ऑफ द मैच ले गया। ताकि रोहित शर्मा नहीं चला, वो जसवाल नहीं चला, कोई नहीं चला, नीचे से आके अक्षर पटेल ने रन्स कर दिए। अक्षर पटेल और कोहली ने जो बारी खेली उसकी वजह से बोर्ड पे रन्स लग गए, और रन्स कुछ ज्यादा नहीं थे, चेस पे जा रहे थे। लेकिन मैंने कहा था कि इस दफा जो है बिल्कुल जो है चौकर नहीं चौकस होकर आई साउथ अफ्रीका की टीम, और वो चौकस होकर ही खेल रहे थे। लेकिन जहां हेनरी क्लासन का आउट होना और उसके बाद जो है रन्स का ना बनना, केशु महाराज ने भी विकेट पर आके, फिर उसके बाद मोइन भाई मैच ऐसे बन गया था जैसे पाकिस्तान का और इंडिया का मैच चल रहा था। केशु महाराज ने वहां वसीम वाला किरदार आकर शुरू कर दिया, उनसे कोई शॉट नहीं लग रही थी, वो बॉलर रोक रहे थे। और फिर सोने पे सुहागा, फिर मिलर ने अगर ट्राई की तो वो जो कैच का कोई मुतनाज़ा कैच का मसला हो गया। तो मैच तो बहुत अच्छा है, इसे देखें, इस पे आप साउथ अफ्रीका को चोकर नहीं कह सकते। देखें मैच अच्छा हुआ, मैच बहुत अच्छा हुआ, अनबीटन आ रहा था, आखिरी में आके देखें भमरा को आउट क्लास बॉलिंग की भमरा ने। देखिए मैं ये समझ रहा हूं कि इस मैच को अगर इंडिया जीता है भमरा की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की वजह से जीता है। कोहली ने तो रन्स कर दिए, वो ठीक है, लेकिन जिस क्रूशल टाइम पे भमरा ने आकर आउट किया है और आउट क्लास बॉलिंग की है तो इसका क्रेडिट भमरा को जाएगा। और साउथ अफ्रीका जो है वो बहुत अच्छा खेली इस टूर्नामेंट में, क्योंकि वो हार गई, लेकिन वो कहते हैं ना चोकर, वो चोकर नहीं है, ये मैच इसी तरीके का बन गया था। बात की जावेद साहब है तो सराज डग आउट पे बैठे हुए थे और दोनों ही तकरीबन मिलते जुलते जो है स्टाइल से और इसी इकॉनमी के रन के लिहाज से वो बॉल करते हैं। आप समझिए इतना अच्छा डग आउट है इंडिया का कि सराज जैसा बॉलर भी बाहर बैठा हुआ। देखें मोइन भाई, वो एशिया कप का सबसे कामयाब बॉलर था इंडिया की तरफ से सराज, श्रीलंका के खिलाफ जिन्होंने बॉलिंग की थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए ना, अगर कल कला को इंडिया का कोई बॉलर्स भी रिटायरमेंट ले लेता है तो आप ये देखिए सिराज जैसा बॉलर बाहर बैठा हुआ है, शामी जैसे बॉलर जो बाहर बैठे हुए हैं, और भी 2-3 बॉलर जो बाहर बैठे हुए, तो इंडिया के बॉलर भी बैठे हुए हैं बाहर डगआउट में, बैट्समैन भी बैठे हुए हैं। तो इंडिया को उनकी जगह फिल करने की ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हमारे यहाँ तो अब देखे ना, कोई अगर ये हमारे प्लेयर्स होते, हमारे यहाँ ये रवाज ही नहीं है रिटायरमेंट का, हमारे यहाँ तो ये रवाज ही नहीं है रिटायरमेंट का।
दोनों तीन प्लेयर जो हैं फाइनल में उन्होंने इज्जत के साथ रिटायरमेंट ले ली। इतना बड़ा जो है उन्होंने अवार्ड जीत लिया है फाइनल, पूरे दुनिया में अनबीटन रिकॉर्ड कायम करने के बाद उन्होंने जो है रिटायरमेंट लिया। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। और इससे जो है जो उन्होंने रिटायरमेंट लिया, इससे मैं चाहूंगा हमारे जो प्लेयर्स हैं जिनको पता है कि हमारी क्रिकेट खत्म हो गई है, वो एक चीज है कि मैं ना नहीं, मानूं। अगर खत्म भी नहीं हुई है और T20 की तर्ज के लिहाज से वो क्रिकेट नहीं खेलते तो कम से कम T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, ज़र्फ चाहिए, और अपने आप पे देखिए बंदे को पता, जो क्रिकेट खेलता है ना मोइन भाई, उससे पता होता है इस मामले में शाहिद आफरीदी को आपने किस तरह देखा? इस मामले में सबसे बेहतरीन शाहिद आफरीदी को देखा, जिन्होंने अपने पीक टाइम पे जब देखा कि उनके रिफ्लेक्सेस नहीं है तो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब हमारे चंद एक प्लेयर इस टीम में भी मौजूद हैं जो चाहें तो T20 से रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं व्हाइट बॉल सीरीज छोड़ दे, व्हाइट बॉल कि भाई हम T20 और वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं, हम रेड बॉल खेलेंगे, 5 दिन की क्रिकेट है, आप मजे से खेलें। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये ना, ये रिवाज ही नहीं है, इतना बड़ा दिल गुर्दा ही नहीं है कि बंदा खुद आकर प्लेयर जो है कह के जी आज मैं रेड बॉल से जो है ना रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं रेड बैट खेलूंगा, व्हाइट बॉल से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अभी 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं। रेड बॉल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो रेड बॉल खेलने नहीं मांग रहे क्रिकेटर्स पाकिस्तानी। ये मखसूस कुछ बॉलर्स हैं, कुछ बॉलर्स हैं, वो भी लाडले बॉलर जो होते हैं ना, उस टाइप के हैं कि भाई नहीं, उसमें तो 5 दिन कौन बॉलिंग कराएगा, 10-10 15-15। पहले आपको पता था हमारे जो पहले बॉलर थे वो 10-10 15-15 ओवर के स्पेल कराते थे। इधर से वसीम करा रहा है 11, उधर से वकार 11 करा रहा है, ऐसे बॉलर थे हमारे पास। लेकिन अब वो 4 ओवर्स की क्रिकेट हो गई है, अगर ज्यादा किसी ने करनी है तो 10 ओवर की क्रिकेट वनडे में हो गई है। तो वो चाह रहे हैं कि बस यहां से बस पैसा बनाओ, छोड़ो भाड़ में जाए, बकाया जो भी है पैसा आने दो, और कुछ अगर नहीं हो रहा तो वो जाके लीग्स में पैसा बनाने चले जाएंगे। अभी देखें अमेरिका में लीग शुरू हो रही है, हमारे प्लेयर्स आधे से ज्यादा तो वहां लीग्स खेल रहे होंगे। उसमें रिजवान एक टीम की कप्तानी भी कर रहे होंगे कनाडा में, और कप्तानी कर रहा है, खेल भी रहे, बाबर आजम उसके अंडर खेल रहा है, आमिर खेल रहा है, ये सब वहां खेल रहे हैं। तो हमारे बोर्ड ने जो सर्जरी के नारे मारे थे जब पाकिस्तान हारा था कि बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत हमारी टीम में, किसी को एनओसी नहीं देंगे 2 से ज्यादा लीग्स खेलने की, वो प्लेयर आके वो लीग्स खेल रहे हैं। और जब बांग्लादेश की सीरीज आएगी, बांग्लादेश यहाँ आ चुका होगा, फिर लगता है वो प्लेयर्स आएंगे, वो भी अपनी मर्जी से आएंगे। यहाँ कुछ नहीं होने वाला, ये सब बड़े बड़े बातें हैं कि ये सर्जरी हो जाएगी, इनको इधर कर देंगे, इनको वो कर दें, ये कुछ भी नहीं है। प्लेयर आ गए, हमारी सिर्फ जो मैनेजमेंट है, हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो सिर्फ अवाम का गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर रहा है। और उन्होंने देख लिया है कि 80% गुस्सा तो ठंडा हो गया, ये थोड़ी सी लीग्स होंगी, वहां हमारे प्लेयर जो हैं तो अच्छी अच्छी बारियां खेल देंगे या आउट कर देंगे, फिर वो हीरो बन जाएंगे, वो अपनी मर्जी से आएंगे और टीम वैसे ही चलेगी। चलें, बांग्लादेश के खिलाफ हम सीरीज़ खेलेंगे, टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ हम टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे। और इसमें आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर 3-4 चेंजिंग्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं, फिर साथ साथ नौजवान खिलाड़ियों से हवाले से क्या कहेंगे जो बड़े दावे कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब है कि हम नौजवान खिलाड़ियों को भी मौका फराहम करेंगे उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले, ये मौका है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कि हम उन्हें भरपूर तौर पर ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल भूल भाई, ये मौका नहीं बल्कि ये गोल्डन चांस है। उन प्लेयर्स को आप खिलाएं, उनको भाई खिला दें टेस्ट। आपने कब टेस्ट खिलाने, वो परफॉर्मेंस देकर रन्स बना बना के जो है ना उन्होंने इतने ढेर लगा दिए, विकेटें ले लेके ढेर लगा दिया, लेकिन आप उनको कब चांस देंगे? अब देखें, ये आपको पता है कि ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है, ये जो टेस्ट मैचेस है उसी का हिस्सा है। लेकिन ये है कि लेकिन जब तक हमने वो जो खौल जिसमें हम रहते हैं, हार का जो खौल हमने इर्द गिर्द चढ़ाया हुआ और अंदर जो खौफ है यार कहीं हार ना जाए, अगर फुल स्ट्रेंथ से ना गए, तो इन चीज़ों से जब तक आप नहीं निकलेंगे तो आप कहाँ से उन लड़कों को चांस देंगे? आप तो उसी पे जाएंगे कि यार फुल स्ट्रेंथ से जाओ, सामने भले नेपाल भी है, हमारे वो पॉइंट का मसला है। तो ये सारी चीजें अब इनसे आपको बाहर आना होगा। बिल्कुल लीडर बेबाक किस्म का बंदा इसके लिए आपको चाहिए, जैसे चेयरमैन पीसीबी साहब कह रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि बिल्कुल इसी तरीके से जो आप कह रहे हैं उस पर अमल करके दिखाएं। बिल्कुल लीडर बेबाक फैसले करें। तो ज्यादातर तवज्जो अगर चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर है, जो मुख्तलिफ ग्राउंड्स है को अपडेट्स कराने का सिलसिला जारी है, तो चेयरमैन साहब वहाँ ज्यादा फोकस है उनका, बजाय इसके कि इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे दें।
तो सर हम यही अर्ज कर रहे हैं ना कि वहाँ देखिए, वहाँ काम तो आपने एक ठेकेदार को, कंस्ट्रक्शन का काम है, ठेका दे दिया, वहां आप किसी भी अपने असिस्टेंट को भेज सकते हैं। और भी पीसीबी कितने अहदेदारान हैं, आप 24 घंटे उनकी ड्यूटी लगा दें। लेकिन भाई जो स्टेडियम में काम हो रहा है ना, वही काम हमारी कौमी टीम पे होना चाहिए, उस पे आए। आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, बांग्लादेश की सीरीज आ रही है, अभी तक किसी प्लेयर ने आकर कोई बात मीडिया से नहीं की, किसी ने आकर कोई एहसास नहीं किया कि यार ठीक है हम बुरा खेले, हम हार गए। तमाम टीमों ने कह दिया, साउथ अफ्रीका ने भी जाके अपनी आवाम से कह दिया कि भाई हम बहुत अच्छा खेले, लेकिन हम माफी चाहते हैं, माजरत करते हैं कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, ना किसी प्लेयर ने, ना किसी बोर्ड ऑफिशियल ने, ना किसी टीम ऑफिशियल ने अभी तक किसी ने आके दो अल्फाज तक नहीं कहे। वो कह रहे हैं कि सीनियर मैनेजर साहब ने रिपोर्ट दिए, रिपोर्ट का भी पता नहीं क्या बना, कहाँ गई, वो कौन देख रहा है, कौन सी कमेटी है जो रिपोर्ट पड़ेगी। मोहसिन नकवी साहब तो यहाँ तो आपको स्टेडियम में नजर आ रहे होंगे, कजाफी में काम हो रहा है, या फिर वो और आपके पता उनके पास और भी वजीर दाखिला का भी होता है। और ये बहुत ही बिजी पोस्ट है, वजीर दाखिला मुल्क का होना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ चेयरमैन पीसीबी होना, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि इनके खिलाफ मुझे लग रहा है कि पिटीशन भी किसी ने लगाई हुई है कि आप वो चेयरमैन पीसीबी जो है वो नहीं रह सकते। वजीर दाखिला फुल टाइम जॉब है, तो बकाया बेहतर तो उन्हीं को पता। लेकिन यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे जो है बिल्कुल इस दफा मेहनत करने की जरूरत है। अगर अभी ना किया तो कब करेंगे। देखिए हमारे यहाँ ये अकरवा परवरी, सिफारशी कल्चर और सियासत, जब इसकी कालक किसी भी खेल में, वो चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, जब इसकी कालक उस पर मल दी जाती है ना, तो वो बजाय आगे जाने के रिवर्स गियर लगता है। फिर आप उससे क्या रिजल्ट लेंगे? चलें, क्या रिजल्ट लेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप समझ रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी बातें अब हो रही हैं सरफराज अहमद के हवाले से कि सरफराज को जो है बाकायदा तौर पर टीम में अब शामिल किया जाए। टेस्ट टीम के अंदर गो के आखिरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था एक मैच खिलाने के बाद। उसके बाद रिजवान को मौका फराहम किया, रिजवान ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था उस टेस्ट मैच के अंदर। बकिया 2 टेस्ट मैचेस के अंदर आप समझ एक दफ़ा फिर सरफराज टेस्ट टीम का हिस्सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। मोइन भाई देखें, ख्वाहिश तो मेरी भी है कि रिजवान जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ आ रही है टेस्ट टीम का हिस्सा हो। लेकिन अभी तक जो है ना ये रिजवान, देखें अब आप कीपिंग के शोबे में अगर आते हैं तो आप भी यहाँ बैठे, मैं भी, रिजवान जो है अब सरफराज से अच्छी कीपिंग कर रहा है, वो सबको पता है, वो बैटिंग भी कर रहा है। और फिर आप उसके बाद अगर यंग देखें तो मोहम्मद हारिस भी तैयार है। मसला ये है, अगर आपने तजर्बा, एक्सपीरियंस, अगर लड़कों को, नए लड़कों को कुछ सिखाना है तो सरफराज को जो है आखिरी ये सीरीज़ बांग्लादेश की सीरीज़ दे, होम सीरीज़ है। आपने सरफराज को उठा के ऑस्ट्रेलिया में जो है वहाँ खिला दिया, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो पाकिस्तान में करके गया। अगर एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं हुई, आपने बिल्कुल ही बाहर बैठा दिया, तो मैं ये समझ रहा हूँ ये तो सरफराज के साथ भी ज्यादती है। आपको पूरी न्यूजीलैंड की सीरीज बचा के दी, नहीं तो आप तो बिल्कुल हार गए थे। तो सरफराज को जो है, मैं तो ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो टीम में होना चाहिए और नए लड़कों को सीखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब टीम मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनकी क्या पॉलिसी है। हमारे यहाँ तो आपको पता, पॉलिसी का तो एक दिन पहले, 24 घंटे पहले भी पता नहीं होता है। अब हम आप समझ रहे हैं कि सरफराज टीम में आ जाएंगे साउथ शकील के साथ, लेकिन अब सही तो जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही सही तशरीह करता दिखाई देगा। और थोड़ी सी क्योंकि सरफराज अहमद अगर टीम में आ जाते हैं और फिर कप्तान शान मसूद है टीम की क़यादत करेंगे, टेस्ट टीम की क़यादत, और साथ साथ अब बाबर आजम ने भी अब कह दिया है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए दस्तयाब हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि आने वाला वक्त ही बताएगा जब टीम का ऐलान होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौन सी टीम का ऐलान होता है। तो उसमें देखते हैं कि सरफराज और बाबर का नाम शामिल होता है या नहीं, और दीगर प्लेयर्स का। साथ साथ क्योंकि शान मसूद क़यादत करेंगे, टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे, और बाबर पर काफ़ी नुक्ताचीनी हो चुकी है दोनों में। कैप्टनशिप के भी हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें जावेद साहब, है तो शान मसूद है डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कुछ कप्तानी कर रहा है, फिर काउंटी क्रिकेट में भी कप्तानी कर रहे हैं। लास्ट सीज़न वो कप्तानी किया लेकिन टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। आप समझिए एक कप्तान शान मसूद को होम सीरीज़ में थोड़ा सा एडवांटेज हासिल होगा क़यादत करते हुए। जी मोइन भाई, देखिए जिस तरीके से शान मसूद जो है आपको पता है डोमेस्टिक में भी कप्तानी करता रहा है और अभी काउंटी में भी कप्तानी कर रहा है,
उन्होंने अपनी टीम को बहुत सारी कामयाबियाँ भी बैसित कप्तान अपनी बैटिंग से दिलवाई हैं। लेकिन बात वही है, देखें आपने शान मसूद को कप्तान बनाकर ऑस्ट्रेलिया के ख़तरनाक यानी कि सबसे जो मुश्किल टूर पे भेज दिया, वहाँ आपकी टीम ने कोई परफॉर्म नहीं किया। और इसी तरीके से शाहिन शाह अफरीदी को आपने 5 मैचेस की सीरीज़ में न्यूजीलैंड में कप्तान बनाकर भेज दिया और वो वहाँ से आए तो आपने उसको चेंज कर दिया। अब शान मसूद को पाकिस्तान में जो सीरीज़ होने जा रही बांग्लादेश के ख़िलाफ़, तो शान मसूद ही कप्तान होगा। इससे लॉन्ग टर्म कप्तान बनाने दें। वो लड़का बिल्कुल ओपनिंग खेलता है और वो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, और उसकी अंडर अगर बाबर आजम खेल रहा है तो कोई मसला नहीं, बल्कि तो बाबर आजम को तो और सीखने के मौके मिलेंगे। शान को बाबर से मिलेंगे, बाबर को शान से मिलेंगे। और अगर इसमें सरफराज भी टीम में शामिल होता है तो मैं ये समझता हूँ हमारी टेस्ट टीम तो बहुत तगड़ी है, बहुत मजबूत साइड है हमारी। लेकिन ये जो सीरीज थी हमारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने फास्ट पिचों पे और लड़कों से नहीं खेला गया, तो इसमें आप शान मसूद को जो जिम्मेदार ना ठहरे। जिस तरीके से बेवजह आपने शाहिन शाह अफरीदी को टीम से आउट किया कप्तानी से, और अब आप शान मसूद के भी पीछे पड़ जाएं, तो इसका मतलब है आपने T20 वाली टीम में तो कहते हैं ना, वो सब लोग बातें करें, मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए आपस में बटे हुए, ये चीज़ें हो गई हैं, ये होती हैं। लेकिन ये कि मैं चाहूँगा टेस्ट मैच में बिल्कुल शान मसूद को ना छेड़े, उसे कैप्टनसी करने दें, और जो टेस्ट टीम है हमारी तगड़ी है और इंशाल्लाह टेस्ट सीरीज़ हम जीत जाएंगे। टेस्ट सीरीज जीत जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ की बात हो रही है तो नौजवान स्पिनर्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। मैं उसामा मीर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं काउंटी क्रिकेट के अंदर, आप समझते हैं उसामा को टेस्ट टीम में शामिल होना चाहिए? फिर उस्मान कादिर का भी नाम आ रहा है, फिर साथ साथ हमने जाहिद महमूद एक दफ़ा फिर है, उनका नाम भी शामिल हो चुका है। फिर इब्रार आपके पास है, देखें तो बड़ा मिस्ट्री बॉलर है, उसे आप खिला सकते हैं। 3-4 ऑप्शंस आपके पास टेस्ट मैचेस के लिए दस्तयाब है। आप समझें नौजवान स्पिनर्स को इस मौके पे मौका देना चाहिए, क्योंकि आपने काफ़ी नौमान को ट्राई कर लिया। बिल्कुल मोइन भाई, देखें लोग जो हैं वो आगे की सोचते हैं कि अब हमने जो आगे की तरफ जाना ऊपर जाने के लिए, लेकिन हमने सिर्फ नुमान पे ही किया। नुमान ठीक है, वो आउट करके देता है, हर टेस्ट मैच में आउट कर रहा है, बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन हम कब तक इन प्लेस पे जो है तकिया किए रखेंगे? हमारे पास जब नौजवान स्पिनर्स मौजूद हैं, उसामा मीर मौजूद है, अबरार मौजूद है, उस्मान कादिर मौजूद है, जाहिद महमूद मौजूद है। अब आपने देखें मोइन भाई, आपको इस पर थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब ये जो ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड जा रहा है नेशनल हमारी शाइन्स का, ये जब हमारी टीम वापस आई, उन्हीं दिनों में इन लड़कों का नाम जो है सबका आया, सबका नाम आ गया। उसामा मीर का नाम आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा, ना शाइन्स में नजर आ रहा है ना कहीं और। वो सिर्फ वो बाहर वो खेल रहे हैं, लीग खेल रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ उसामा मीर, थोड़ा लग रहा है कि वो लिस्ट है उसमें उसामा मीर शॉर्ट नज़र आ रहे हैं मुझे। उसमें मुझे बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ात है कि उसामा मीर का नाम क्यों नहीं शाइन्स के साथ आया, कि आपने जो है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उनको खिलाना है, इस वजह से शाइन्स के साथ नहीं भेज रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है बोर्ड को भी, या हो सकता है कोई गलती होगी। उसामा का नाम किसी भी उसमें नहीं, शाइन्स में भी नहीं है। तो जैसे हो सकता है कि उन्होंने जो थोड़ा सा मोइन नकवी साहब असल में इस वजह से नाम शामिल नहीं है। 3-4 प्लेयर्स का जो लीग्स खेल रहे हैं उन्हें बराह रास्त टीम में शामिल कर लिया जाएगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। अगर ये किया तो बहुत अच्छा, मुझे तो थोड़े से खदशात थे। लेकिन ये उसामा मीर आपको पता टेस्ट प्लेयर है, वो T20 तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। लेकिन क्या कीजिए, जब आपके पास मिस्ट्री बॉलर जो था वो बेंच पे बैठ के अमेरिका और वेस्ट इंडीज के दौरे करके बेचारा बगैर खेले वापस आ गया है, तो हमारे ये बदकिस्मती थी भाई। हम चांस ही नहीं ना देते। जब तक हम चांस नहीं देंगे नए लड़कों को, जब तक आपको ऐसे ही रिजल्ट आते रहेंगे। आप हॉकी के देख लें, हॉकी का क्या हो गया। खुदारा हमारी क्रिकेट टीम पे तो तवज्जो दें, जिनका जो राइट बनता है उन प्लेयर्स को आगे लेकर आए। डोमेस्टिक में जो रन्स कर रहा है उन लड़कों को आगे लेकर आए। आपके पास बेहतरीन मौका ये बांग्लादेश की सीरीज में, उन लड़कों को चांस दें, आप उन लड़कों को चांस दें। और चांस देने की बात हो रही है तो पाकिस्तान वीमेंस की हवाले से भी बात कर ली। जो एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान हुआ है और इसमें काफ़ी अरसे के बाद टीम में वापसी हुई है उरूप शाह की। और क्या कहेंगे आप इस विमेंस एशिया कप के लिए जो पाकिस्तानी टीम का T20 के लिए ऐलान हुआ है? आप समझ निदा डार एक दफ़ा फिर क़यादत करेंगी पाकिस्तानी टीम की। एक अच्छी टीम है, सिलेक्ट की गई है, उम्दा परफॉर्मेंस की तवक्को है आपको?
बिल्कुल मोइन भाई, इस दफ़ा जो ये वुमेन्स टीम अनाउंस हुई, गो के कप्तान तो निदर डार हैं, लेकिन इरम, उमेमा और अरूप शाह की जो वापसी हुई है ना, इससे मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी वुमेन्स टीम में जो है बिल्कुल एक जान पड़ जाएगी। देखिए अब हमारी ये निदा डार साहिबा या ऊपर की एक दो प्लेयर हो गई, आलिया रियाज हो गई, इनमें वो चीज़ें नहीं, लेकिन अब ये 3-4 बच्चियां जो हैं ये दोबारा टीम में वापस, खासकर अरूप शाह आपको एज ए ऑलराउंडर वुमेन्स टीम में बिल्कुल, मैं जो सीरीज थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें भी अरूप शाह होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों अरूप शाह जो है बिल्कुल गायब थी। ताकि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रही थी, लेकिन ये जो 3 बच्चियां हैं इससे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और आपको पता पहला मैच ही रवायती रीफ इंडिया के खिलाफ है, फिर इमारात के खिलाफ है, यूएई के खिलाफ है, तो और नेपाल के खिलाफ है। 3 मैच जो हमारे ग्रुप में है, पहला मैच ही हमारा इंडिया से। और इंशाल्लाह इस दफ़ा जो हमारी लड़कियां जा रही हैं और जो नई बच्चियां सिलेक्ट हुई हैं, मुझे ये लग रहा है कि ये वहां जाकर जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। और निदा डार की क़यादत में इस दफ़ा एशिया कप में पहले मैच में ही हमारी जो परफॉर्मेंस होगी, और आपको पता मोइन भाई, जब इंडिया से हमारा मैच पहला पड़ जाए और उसमें हमारी बच्चियों के, तो आपको पता ना जज्बात ही कुछ और होते हैं। आपको एक मैच याद हो जाएगा जो हमने इंडिया को हराया था। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है, ये 3 बच्चियां इरम होगी, अमीमा होगी और अरूप शाह हो गई, इससे जिम में और जान पड़ जाएगी और टीम जो वुमेन टीम जो अच्छा रिजल्ट देगी, हमें कभी उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल, हमें भी उम्मीद है कि श्रीलंका में होने वाले वेमेंस एशिया कप वीमेन में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान टीम में अच्छा परफॉर्म करे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।